कैविटी क्या होता है और इसका मेन रीजन क्या होता है? सिर्फ टूथ ब्रश करना ही ये नहीं कहलाता कि दांत साफ हो गया या हमारा ओरल हाइजीन मेंटेन हो। क्या हर मील के इतने टाइम बाद ब्रश करना जरूरी है? ये कुल्ला करना ना एक हैबिट होनी चाहिए। कुछ भी खाने के बाद आइदर आपने एक मूंगफली क्यों ना खा ली, हमें ब्रश का चयन कैसे करना चाहिए, हार्ड या सॉफ्ट? वो प्रोडक्ट तो आपके पास मार्केट में है अवेलेबल, बट उसको यूज कैसे करना है। कितने टाइम पीरियड के बाद हमें अपने ब्रश को चेंज करना चाहिए? जैसे वो आपके ब्रिसल बेंड होना शुरू हुए, यू हैव टू डिस्कार्ड इट। 1 महीने में हो या 2 महीने में हो। अंत में हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसे ओरल हाइजीन रूटीन बताइए जो प्रैक्टिकली वो लोग रोजाना फॉलो कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हर खाने के बाद कुल्ला करना। नमस्कार, मैं यमुना शमीम स्वागत करती हूँ आपका तरंग पॉडकास्ट सीरीज सवाल सेहत का में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डेंटल हेल्थ एंड ओरल हाइजीन के बारे में। क्या आपको पता है दुनिया भर में 3.5 बिलियन लोग ओरल हेल्थ डिजीज से जूझ रहे हैं? शायद उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपके दांतों में ठंडा या गर्म खाने की वजह से झंझनाहट हो रही हो, या कभी आपको लगा हो कि आपका ब्रश आपके दांतों के लिए सुटेबल ना हो, या कभी आपके गम्स में ब्लीडिंग हो रही हो? तो आइए आज इन सब मुद्दे पे हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर फरदीन अलमास सर एक हाईली स्किल्ड ओरल मैक्सियोफेशियल सर्जन है जिन्होंने यूके से इम्प्लांटोलॉजी में एडवांस ट्रेनिंग ली है। सर 13 साल से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर सर के अवार्ड की बात करें तो सर को 2017 में इमर्जिंग डेंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सर आपका स्वागत है। हेलो, गुड आफ्टरनून। सर, जब हम डेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ दांत साफ करना ही अहम होता है, या फिर उसमें हमें अपनी ओरल कैविटी की पूरी ध्यान देनी होती है? और ओरल कैविटी क्या होता है और इसका मेन रीज़न क्या होता है? टूथ ब्रशिंग, दांत साफ करना या ओरल कैविटी में सिर्फ ब्रश कर लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे साथ क्या होता है कि हमारा जो ये दांत है, ये लिप्स है, ये लिप्स एक कर्टन है, एक पर्दा है ये लिप्स। इसके अंदर जो हमारे दांत हैं, इसके साथ सारा का सारा टंग्स, पैलेट, लिप्स, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं। जब हम ओरल कैविटी के और ओरल फ्लोरा की बात होती है साफ़ करने के, तो इसमें आपके दांत भी आते हैं, आपके टंग्स भी आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तो सिर्फ टूथ ब्रश करना ही ये नहीं कहलाता कि हाँ दांत साफ़ हो गया या हमारा ओरल हाइजीन मेंटेन हो गया। नहीं, टूथ ब्रशिंग और साथ में फ्लॉसिंग, टंग क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये सब करना होता है हमें, इससे ही जाके और एक रेगुलर टाइम पे इन सारी चीज़ों को कराना, टूथब्रश प्रॉपरली करना, फ्लॉसिंग करना, टंग क्लीन करना, ये सारी चीज़ें हमें रेगुलर करनी होती हैं। तभी जाके सारे ओरल कैविटी को, सिर्फ दांत को अगर हम कहें तो टूथब्रश ठीक है, टूथब्रश और फ्लॉस ओके है, बट अगर पूरे ओरल कैविटी की हम बात करें तो इन दैट केस वी हैव टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग। टूथब्रशिंग, ठीक है, फ्लॉसिंग एंड देन टंग क्लीनिंग। सर, तो ये कैविटी कैसे होती है और इसका मेन रीज़न क्या होता है? कैविटी क्या है ना कि बैक्टीरिया है बेसिकली। बैक्टीरिया है जो आपके टिथ को खाता है। आपको पता नहीं चलता, एक साथ एक दिन एक रात में पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे खाता रहता है। अब खाता कैसे है बैक्टीरिया? हम टूथब्रश कुछ खाते हैं, अब कोई भी चीज़ हमने खाई, कुछ खाना खाया या कुछ जूसेस पी, तो फिर हम क्या होता है ना कि जनरली कुल्ला नहीं करते। तो जब हम कुल्ला नहीं करते तो इन डैट केस क्या होता कि जो भी हम खा रहे उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो दांतों पे चिपकती हैं, और जब चिपकती हैं तो उसके साथ क्या होता है कि बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में जो ऑलरेडी जो सलाइवा में जो मौजूद है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाता है। बहुत रैंडमली मल्टीप्लाई करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितनी तेज़ी से फैलता है। तो अगर आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखा, आपने ब्रश नहीं किया, और अगर जैसे मान लो आपने कुछ खाया और खाने के 4 घंटे बाद तक आपने ब्रश नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं चिपका होगा, क्योंकि सलाइवा हमारा बहुत स्टिकी होता है, चिपकने वाली उसकी कंडीशंस होती हैं। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं दांतों पे किसी हिस्से में, किसी ऐसे हिस्से में चिपक जाता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि वो अपनी जगह पे चिपका पड़ा है, और फिर वो धीरे 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 बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे कैविटी बनाना शुरू करता है। इनिशियली बहुत छोटी सी कैविटी बनाता है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता, वो एकदम ऊपर कैविटी। अगर आपको सुपरफिशियल कैविटी हो जाती है तब तो आप फिर भी चलो, एक पल को आपने अगर शीशे में देखा तो आपको एक ब्लैक स्पॉट जैसा दिख भी जाता है, बट
टिथ के बहुत सारे सरफेसेस होते हैं, ओक्लूजल होता है, प्रॉक्सिमल होता है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, साइड की तरफ, जैसे हमारे ये फिंगर्स होते हैं, इसके चारों साइड्स होते हैं। तो उसके किसी दूसरे साइड में अगर कैविटी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपको तब पता चलेगा जब आपको पेन, सेंसिटिविटी, खाना फंसना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इट मीन्स डैट कि बैक्टीरिया, सारी चीज़ों की जो जड़ है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आपके दांतों पे चिपका, आपने उसको इग्नोर किया, वो मल्टीप्लाई होना शुरू किया, और एक बार वो मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ तो वो फिर बढ़ता चला गया। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि खाने के 2-3-4 घंटे बाद ब्रश करना, तो क्या हर मील के इतने टाइम बाद ब्रश करना ज़रूरी है? नहीं, ब्रशिंग देखो आफ्टर 4 आवर्स वो पूरी तरीके से चिपक जाता है, बट एक जो सबसे अच्छी हैबिट है ना, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हर बार हम तो ब्रश नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा ये है ट्रीटमेंट, या जो भी चीज़ें जो मेजर हम कह सकते हैं, आप कुछ भी खाओ, आप कुल्ला करो। ये कुल्ला करना ना एक हैबिट होनी चाहिए। कुछ भी खाने के बाद आइदर आपने एक मूंगफली क्यों ना खा ली हो, यू हैव टू रिंस योर माउथ थॉरोली। थॉरोली का मतलब ये है कि एज फॉर एग्जांपल आपने चिप्स खाया या कुछ भी आपने खाया, कुछ भी ऐसे, तो फिर आप गए वॉश बेसिन के पास, आपने ग्लास में पानी लिया या जैसे भी आपने पानी लिया, आपने कुल्ला किया, तो जब आप स्पिट करोगे तो उसमें आपको कुछ पार्टिकल्स आएंगे ही ऑब्वियसली। तो अनटिल अनलेस आपको तब तक स्पिट करने का जब तक उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आने बंद ना हो जाए। इट मीन्स दैट कि आपका मुंह क्लीन हो गया है। अब हम कहीं बाहर हैं, अब मैं यहाँ पे हूँ, मान लो मैंने कुछ खा लिया आपके साथ, अभी आपने मुझे कुछ दिया खाने को, मैंने खा लिया, अब मैं यहाँ पे कुल्ला कहाँ करूँ, ठीक है, कोई नहीं, मैंने पानी पिया और अच्छे से थॉरोली रिंस करके उसको सॉल्व कर लिया। वही पार्टिकल है, वही फूड पार्टिकल्स हैं, वही पानी है, वही सब कुछ है, तो रिंसिंग, माउथ रिंसिंग ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम ब्रश हर वक्त नहीं कर सकते, और ब्रश करना भी नहीं चाहिए ना हर वक्त, वो फिर दांतों पे फिर इम्पैक्ट अच्छा नहीं करता ना रेगुलर कोई भी चीज़। तो रिंसिंग इज़ द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से आपके मुंह में बैक्टीरिया नहीं बढ़ेगा आगे जाके। ठीक है सर, जैसा कि हम लोग ब्रशिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्रशिंग में कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज़ करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले। तो हमें ब्रश का चयन कैसे करना चाहिए, हार्ड या सॉफ्ट? ठीक है, देखो ब्रश तो आ गया मार्केट में, हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। वो प्रोडक्ट तो आपके पास मार्केट में है अवेलेबल, ठीक है, बट उसको यूज़ कैसे करना है, उस पर प्रेशर कितना लगाना है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से हार्ड टूथब्रश तो कभी नहीं करना चाहिए, नेवर। क्योंकि एक जो ये मिथ ये भी है कि हम ब्रश करेंगे तो मेरे दांत सफ़ेद हो जाएंगे, मेरे दांत चमक जाएंगे, वो ओवर ब्रशिंग होती है और हार्ड टूथ ब्रशिंग होती है। एक टूथब्रश है, उसके ब्रिसल सॉफ्ट हैं, बट उसके बावजूद भी अगर आप उसको रेगुलर करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो इनेमल की सबसे ऊपरी परत होती है उसको काटना शुरू कर देती है, एब्रेजन होना शुरू हो जाता है आपके दांतों में। आपके दांतों में एब्रेजन होता है तो जब सबसे पहले ऊपर इनेमल होती है उसकी परत कटती है, फिर आपके अंदर डेंटिन, दांत में ना बेसिकली 2-3 लेयर होते हैं, सबसे ऊपर इनेमल, फिर डेंटिन, फिर उसके अंदर पल्प, ठीक है। तो जब इनेमल होता है वो वाइट होता है, जो विजिबल होता है, जो दिखता है। इनेमल के अंदर की जो लेयर होती है वो डेंटिन, वो येलो होती है, ठीक है, वो नहीं दिखती। तो कभी भी जब इनेमल कटता है और तब जब डेंटिन एक्सपोज होता है ना, इन दैट केस क्या होता है कि पेशेंट को सेंसिटिविटी शुरू होती है, ठीक है। तो कभी भी हार्ड टूथब्रश नहीं यूज़ करना चाहिए। जब भी यूज़ करें सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करें, और प्रॉपर टूथ ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि ब्रश पकड़ा और दांतों पे एकदम रगड़ दिया, दांत भी आपके हैं, सारी चीज़ें आपकी हैं। ब्रश हमेशा सीधे हाथों से या हल्के हाथों से पकड़ना होता है, और बहुत ही हल्के 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 सारे दांतों पे उसकी एक मूवमेंट होती है, हल्का सा आगे पीछे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, इस तरह से ब्रशिंग की टेक्निक होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है। और कई बार देखता हूँ कि लोग पूछते हैं कितनी देर ब्रश करना चाहिए, है ना। हाँ। तो ब्रश करने की टाइमिंग क्या होती है, 90 सेकेंड टू 120 सेकेंड, मतलब 1.5 से 2 मिनट, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि एक प्रॉपर टाइमिंग है, ज़्यादा देर नहीं करना है। अब आपने पेस्ट लगाया और वैसे से कर लिया 30 सेकेंड, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। 90 टू
सेकेंड टू 120 सेकेंड इट मीन्स डेट क्या होता है कि आपने जो ब्रश पे टूथपेस्ट लगाया है उस टूथपेस्ट को एक्टिव होने का टाइम भी तो मिलना चाहिए दांतों पे, बिल्कुल सही। ठीक है। तो सॉफ्ट टूथब्रश, ठीक है, टाइमिंग ऑफ ब्रशिंग का टाइम जो होता है वो, और एप्लीकेशन, ठीक है, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है टूथ ब्रशिंग के लिए, ठीक है। बिल्कुल सर। तो सर अगर हम लोग जो ब्रशिंग करते हैं तो हमारा ब्रश भी पुराना हो जाता है, तो कितने टाइम पीरियड के बाद हमें अपने ब्रश को चेंज करना चाहिए? इसमें भी हमें देखना होता है कि पहली चीज़ तो ये कि एवरी 3 मंथ, ठीक है, एवरी 3 मंथ यू हैव टू चेंज द टूथब्रश। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि कुछ लोगों के दांत आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक नॉर्मल वर्ड में कहा जाए तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, या कुछ मिसिंग्स होते हैं, या दांत कभी बचपन में उखड़ गए या कुछ ऐसा हुआ। इन डैट केस क्या होता है कि ब्रश 1 से 2 महीने में ना जो ब्रश के जो ब्रिसल होते हैं वो सीधे होते हैं नॉर्मली, पर जब ब्रश पुराना होगा ना तो उसके ब्रिसल बेंड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ब्रिसल बेंड हुए, मतलब जैसे होता है ना कि एक सीधा है ऐसे फ्लावर की तरह से बेंड हो जाता है, जैसे ही वो आपके ब्रिसल बेंड होना शुरू हुए यू हैव टू डिस्कार्ड इट। ये 1 महीने में हो या 2 महीने में हो, बट यू हैव टू डिस्कार्ड इट। यस सर। सर आजकल हम लोग देखते हैं कि ये माउथ वॉश का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है, सब लोग माउथ वॉश करते हैं, तो ये जो माउथ वॉश है वो हर रोज़ करना चाहिए या फिर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? माउथ वॉश करना चाहिए, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, ठीक है। कि अब आपने स्टार्ट किया माउथ वॉश तो किए जा रहे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, नहीं, स्टेप वाइज करना होता है। कुछ टाइम यूज़ किया, 1 महीने या 2 महीने यूज़ किया, प्रोलॉन्ग माउथ वॉश कभी नहीं एडवाइजेबल है, ठीक है। माउथ वॉश जो होता है, क्यों, क्योंकि माउथ वॉश ना एक माउथ वॉश होता है जो अल्कोहल बेस्ड होता है, तो अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश प्रोलॉन्ग में कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। सबसे बेसिक जो क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश, ये सबसे रैपिडली, सबसे रैंडमली यूज़ होता है क्लोरहेक्सिडीन, कॉमन पीपल सब यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बट एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि लॉन्ग टर्म में नहीं यूज़ करना, लंबे समय तक नहीं यूज़ करना होता है। और इन सब के बावजूद आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप आपके जो भी डेंटिस्ट हैं आपके नियर बाई, आपके आसपास, या जो भी आपके हैं, आप उनसे एक बार 6 मंथ में एक नॉर्मल रेगुलर चेकअप आप करा ले। आपको अगर ये डर लगता है कि होता है डेंटिस्ट के पास जाने का मिथ है कि कुछ कर देंगे डरते हैं बहुत सारे पेशेंट, तो क्लिनिक में घुसने से भी डरते हैं तो इन डैट केस क्या होता है ना कि आप इस चीज़ को डरिए नहीं, आप जितना किसी भी चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको जाना है, आपको डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर आपको चेयर पे बैठाएगा, देखेगा, बोलेगा नहीं सब ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ओरल हाइजीन अच्छा है, सब अच्छा है, मैं आपको एक टूथपेस्ट और आप, क्योंकि ना एक डॉक्टर हमेशा आपकी कंडीशन को देख के टूथपेस्ट और माउथ वॉश एडवाइस करेगा। वो आपको अगर एक टूथपेस्ट और एक माउथ वॉश एडवाइस करेगा तो डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा कि इसको 6 महीने या 1 साल यूज़ करो, नेवर। वो हमेशा यही कहेगा। मैं खुद अपने पेशेंट को, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो रेगुलर बेस पे आते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आते हैं 6 महीने पे, सर स्केलिंग कर दीजिए, मैं उनको साफ कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, आपके भी बहुत अच्छा हाइजीन मेंटेन है, ठीक है, आप ये टूथपेस्ट और ये माउथ वॉश यूज़ करो, 3 मंथ इसको आप यूज़ करो, फिर एक नॉर्मल बेसिक टूथपेस्ट पे आ जाओ, क्लोजअप, कोलगेट, कोई भी बेसिक जो जिसमें कुछ ऐसा मेडिसिन वगैरह एडेड ना हो, वाइटनिंग केमिकल्स ज़्यादा यूज़ ना हो। हाँ, आजकल नया ट्रेंड है वाइटनिंग। डेंटिस्ट मतलब पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कंपनीज जो हैं ये डेंटिस्ट को बाईपास करने पे तुली हैं तो एक स्किल हैंड जो होता है ना वो, और एक सामान मार्केट प्रोडक्ट में मिल जाता है वो, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं। एक पेशेंट मेरे पास ऐसे, एक लड़की, वो पता नहीं उसको क्या, कहाँ उसने फेसबुक या इंस्टा पे एक पाउडर, वाइटनिंग पाउडर देख लिया, और वो वाइटनिंग पाउडर वो सुबह शाम दोपहर मतलब 2 बार की जगह 3 बार करने लगी, ठीक है। वो जैसे मंजन, एक तो माउथ पाउडर हम ऐसे भी मना करते हैं, ठीक है, ये चीज़ शायद मैंने नहीं बताई, मैं फिर बता देता हूँ भी कि पाउडर टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, मंजन, डाबर लाल दंत मंजन या जो भी, वो उसमें एब्रेसिव्स होते हैं, वो दांतों को बहुत घिसते हैं, ठीक है। तो वो पाउडर ही की शक्ल की कोई, उसने कहीं से उसको टूथ वाइटनिंग मिल गई, उसने यूज़ किया, और मेरे ख्याल से उसने 6 मंथ एकदम रैपिडली यूज़ किया, रैंडमली यूज़ किया, और आई वॉज शॉक्ड कि उसका ऑलमोस्ट कैनाइन टू कैनाइन सामने के जितने दांत थे इन सब का इनेमल घिस चुका था। तो अब आप बताओ घिसा क्यों? सिर्फ इसलिए
कि वो उसको वाइटनिंग चाहिए थी, एक सिंपल मेजर था, वो डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर या तो उसको टूथपेस्ट एडवाइस करता, टूथपेस्ट से वाइटनिंग होती है, ठीक है, बट वही है ना कि हमें पता नहीं है कि हमें कितना यूज़ करना है, हमें कब तक यूज़ करना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, हमें ये पता नहीं होता कि हमारे दांत कितने सेंसिटिव हैं, हमारे दांत कितने कटे हुए हैं, कहाँ पे क्या कंडीशन है, हमें नहीं पता होता। तो हम कोई भी टूथपेस्ट रैंडमली वाइटनिंग के लिए लेके अगर उठा लेंगे तो फिर क्या होगा कि सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। अब दांत कटा हुआ है कहीं से, हमने कोई वाइटनिंग वाला टूथपेस्ट उठा लिया और ब्रश करने लगे, और एक हफ्ते के बाद क्या हुआ कि जितना हिस्सा वाइट होना था वो तो वाइट हुआ, बट जहाँ पे कटा हुआ था, जो जो एब्रेजन हो रखा था दांतों में, वहाँ पे सेंसिटिविटी शुरू हो गई। तो ये तो आपके लिए फ़ायदे की जगह मुसीबत हो गई। तो हमेशा एक डेंटिस्ट से ही एडवाइस लें, वही आपको प्रॉपर वाइटनिंग टूथपेस्ट एडवाइस करेगा, जिसको आपको रेगुलर यूज़ करना है या नहीं करना है, या कितने टाइम यूज़ करना है, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ बताएंगे। बिल्कुल सर हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोगों को जब दांत में दर्द होते या फिर कोई भी ओरल रिलेटेड इशू आता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, घरेलू नुस्खा यूज़ करते हैं और नॉर्मल कुछ ऐसे मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन ये उनके ओवरऑल बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, वो उनको कितना इम्पैक्ट करता है, और वो ओरल तो इम्पैक्ट कर रहा है, साथ साथ उनको जो मतलब उनका इनर ऑर्गन है उसको भी इम्पैक्ट करता है, तो वो कैसे होता है सर? देखिए, जैसे मैंने क्या कहा था कि एकदम इनिशियली कहा था कि हमारे जो मुंह जो है ना, ये एक स्टेज है, और ये जो लिप्स है ना, ये कर्टेन है, ठीक है। तो ये जब कर्टेन हटता है, इस कर्टेन के अंदर टेथ है, तो सारा जो वो रंगमंच एंड माया एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स हेयर, ठीक है। आप जो भी खा रहे हो, आपके गम्स हेल्दी नहीं है, ठीक है। अगर आपके गम्स में स्वेलिंग है, आपके गम्स में सूजन है, मवाद आता है या पस आता है या कुछ भी आता है, आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो क्या होता है, वो आपके सलाइवा के थ्रू आपके लंग्स में जाता है, वो आपके लंग्स में इन्फेक्शन करता है, वो आपके उसमें जो माउथ में जो आपके इन्फेक्शन की वजह से जो कैविटी या ओरल सूजन, गम्स की सूजन की वजह से जो बैक्टीरिया हैं, वो आपके हार्ट में ट्रैवल करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एक ओरल हेल्थ को मेंटेन ना करने की वजह से आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मुख सरस्वती है, उसी तरीके से मुख ही सब कुछ है। ज़बान, मुंह जो है, ये सब कुछ की समझिए कि शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि मीठा बोलना है तो सामने वाले अच्छे से रहेंगे, आपसे घुल मिल के रहेंगे, ठीक वैसे ही है कि अगर आपका मुंह अच्छा हेल्दी रहेगा ना, तो सिर्फ उससे होगा, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओरल फ्लोरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें ये लगता है कई बार कि दांत ही तो है, पर दांत नहीं है, दांत है, ज़बान है, ज़बान के अंदर ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर के चिक्स हैं। अगर आपका इस हिस्से में से ना आपकी सिर्फ एक चीज़ भी अगर ने आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया तो आप एकदम परेशान हो जाओगे। माउथ ओपनिंग आपकी, कई बार क्या होता है कि टोबैको खाते हैं बहुत सारे लोग, ट्रेंड है, सिगरेट स्मोकिंग है, और सुपारी खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, टोबैको खाते हैं, तो टोबैको रखते हैं कहीं पे, ठीक है, मान लो यहाँ रखे, जहाँ भी रखते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि जहाँ पे टोबैको रखते हैं वो एरिया नम होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे नम होना शुरू होता है, फिर वो आपको कैंसर बनता है। तो मुंह की जो बीमारियाँ हैं, इसको इग्नोर करना समझिए कि कैंसर को बुलावा देने की बात है। और घरेलू नुस्खे को यूज़ करना, देखिए, घरेलू नुस्खों के साथ ये होता है कि कई बार कहते हैं हमारे पेशेंट्स आते हैं कि हम सरसों तेल और नमक हमने मल लिया, आराम आ गया। वो उनको लगता है कि आराम आ गया, बट वो आराम आता नहीं है। अभी के टाइम में क्या है कि ये पुराने ज़माने में था, कितना सही है नहीं पता, पर वो पहले के ज़माने में यूज़ होता था, शायद उस टाइम में चीज़ें, अभी आज के टाइम में आपको मस्टर्ड ऑयल 100% प्योर मिल रहा है, ये आपको भी नहीं पता, ठीक है। और कहीं ना कहीं सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल को आप रब कर रहे हो, तो वो क्या होता है ना कि एब्रेसिव है, वो और ख़राब करता है। कई लोग कोयला लगा के चले आते हैं, कई लोग लौंग का तेल है, वो कहीं पे कैविटी हुई, इसमें लौंग का तेल लेके चले आए, उसमें लगा रखा है, वो क्या करता है ना कि जला देता है पूरा। तो किसी भी चीज़ को, जब आपको दर्द है तो उस पर आपने वो चीज़ लगा ली, तो उस हिस्से को उसने पूरा जला दिया, तो वो नम हो गया,
मतलब उस परत को वो डेड कर देता है। डेंटिस्ट, हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उसको डेड नहीं करते ना, हम उसको क्योर करते हैं। पर ऐसे घरेलू नुस्खे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो उस चीज़ को डेड कर देते हैं। तो घरेलू नुस्खे कभी नहीं करने चाहिए, नेवर। लगता है लोगों को कि घरेलू नुस्खे अच्छे हैं, पर नहीं। एक डेंटिस्ट के पास जाने में पता नहीं क्या परेशानी है, मैं ये भी नहीं समझ पाता हूँ, बट घरेलू नुस्खे नहीं, कभी नहीं। सर हम लोग प्लग के बारे में जानना चाहते हैं कि प्लग क्या होता है और उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, या फिर प्लग आता कैसे है? प्लग बेसिकली, प्लग क्या है कि हमने कुछ खाया, ठीक है, कुछ भी जैसे ही हम खाते हैं, खाने के बाद एक बहुत पतली सी, इस तरह से आप कभी फील किया होगा, एक वाइट सी एक पतली सी फिल्म बनती है, मतलब हाँ, खाने पीने का white- जो रिमेनेंट जो जो चिपकता है हल्का सा दांतों वाइट पे, लाइनिंग की तरह। हाँ वाइट लाइनिंग आप कह सकते हो, वो प्लाक है, ठीक है। इस वजह से कई बार हम रात में ब्रश करना इसीलिए एडवाइजेबल होता है हमेशा। सुबह एक बार को ना आप भूल भी जाओ, सिर्फ कुल्ला कर लिया, इग्नोर भी कर दिया तो चलेगा, ठीक है। बट रात को ब्रश करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब खाते हैं पीते हैं हम तो एक बहुत पतली सी वाइट परत आती है, वो प्लाक होती है, ठीक है। और वो प्लाक क्या होती है कि अगर 4 से 6 घंटे तक अगर वो प्लाक नहीं साफ़ हुई तो वो और ज़्यादा चिपक जाती है दांतों पे, ठीक है। और वो फिर अगर नहीं साफ़ हुई, और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आज सुबह ब्रश किया, रात को तो हमने करना नहीं, किसी वजह से कल सुबह स्किप हो गया, होता है, आप ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, Yes, sir. ठीक है, या इग्नोर भी करते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते, ठीक है। इन दैट केस क्या होता है कि वो फिर धीरे 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 प्लाक जमा होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, और वो बनता है कैलकुलस, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे एक पेशेंट हैं, आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो ऐसी एक लेडी मेरे पास आई, तो प्लाक, पहले प्लाक बना, वो ब्रश करती ही नहीं थी, कभी नहीं। कभी नहीं। शी यूज टू दातुन? हाँ क्लीन ना, शी यूज टू यूज हर फिंगर्स, वो बस फिंगर्स में अपना लेके अपना, क्योंकि दातुन अब मिलता नहीं है बहुत सारा, वो यहीं रहती थी कहीं, तो उन्हें अब नीम का मिलता नहीं था, तो शी यूज टू डू विथ फिंगर। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो अपना करती रही, प्लाक बढ़ा, फिर कैलकुलस बना, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। तो कैलकुलस का नेचर क्या होता है ना कि कैलकुलस एक पत्थर बन जाता है धीरे धीरे, नाम ही है कैलकुलस, कैल्शियम प्लस कैलकुलस, एक हार्डनिंग जो होती है। तो वो क्या होता है कि वो उनके पीछे के दांतों पे सारा चिपक गया, और पूरा कैलकुलस का एक पूरा समझो कि एक कॉलोनी बन गई पूरी, ठीक है। दांत का ये हिस्सा है, ये पूरा पीछे। अब कैलकुलस का नेचर क्या है कि वो जहाँ खुद डिपॉजिट होता है वो खाता है और डिक्रीज़ करता है चीज़ों को। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे कैलकुलस बढ़ता है वैसे वैसे गम्स एंड बोन्स वो डिक्रीज़ करते हैं। पेशेंट को कुछ नहीं पता है, वो एकदम मस्त चल रहा है, अरे बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कुछ रीज़न हुआ, कुछ खून वून आ गया सफाई करने, कई बार आते हैं हमारे पास पेशेंट, अरे हम तो फलाना डॉक्टर के पास गए थे उसने दांत साफ़ कर दिए, हमारे दांत हिला दिए। तो फिर हम समझाते हैं पेशेंट को कि नहीं, उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है, वो आपको उस दिन पता चला। क्यों? क्योंकि फिर कैलकुलस होता है, जब उस गंदगी को हम हटाते हैं, जब कैलकुलस सारा हटता है, तब पेशेंट के दांत जो होते हैं वो हवा में होते हैं, सारा गम्स लॉस हो चुका होता है, सारा बोन लॉस हो चुका होता है, और जब कैलकुलस उसको पकड़ के रख रहा होता है, जब जैसे ही कैलकुलस हटता है वो मोबाइल हो जाता है। तो पेशेंट की जो ये कंप्लेन होती है कई बार कि हाँ मेरे दांत हिलने लगे डॉक्टर के पास जाने से पहले नहीं हिल रहे थे, तो वही होता है, वो कैलकुलस बहुत बुरी चीज़ है, और प्लाक उसका एकदम इनिशियल है। तो आप किसी भी चीज़ को ना, प्लाक से भी पहले बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मतलब आप ना एकदम इनिशियली अगर आप आ जाओ, आपने कुछ खाया और कुल्ला कर लिया, दैट एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम देयर। कुछ खाया, कुल्ला कर लिया, तो प्लाक उतना ज़्यादा बनेगा ही नहीं, प्लाक उतना ज़्यादा बनेगा नहीं तो बैक्टीरिया नहीं ज़्यादा मुंह में पनपेगा, और फिर आगे उतनी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और रात में टूथब्रश 2 टाइम मैंडेटरी है, बट रात में एकदम, मतलब ये मेरा एक पर्सनल व्यू है कि रात में आप कुछ, दिन में कुछ, सुबह आपने मान लो करा ना करा, ब्रश नहीं कर पाए किसी रीज़न से, कुल्ला कर लिया, ठीक है, आप कुल्ला करते रहते हो दिन भर रेगुलर कुछ ना कुछ, पर रात में क्या होता है ना, रात में हमने डिनर कर लिया, डिनर के बाद कुल्ला नहीं किया, तो डिनर के में अगर कुछ भी खाया वो कहीं ना कहीं चिपका है,
ठीक है, वो नहीं चिपका है तो उसका एसिडिक रिएक्शन, हमने जूस पी लिया या कुछ भी है तो वो साइट्रस है, मुंह में है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो होता है वो साइट्रस एसिडिक पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या हुआ कि हमने रात में ब्रश नहीं किया, हम सो गए, और जब सोए तो सोने के बाद क्या होता है कि सोने के बाद से लेकर सुबह उठने तक मुंह में वही कंडीशन है, सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। उनको काम करने के लिए, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए पूरी रात मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपने रात में, अगर आप सोए बिना ब्रश किए, आपने कुछ खा लिया और आप सो गए, आपके मुंह में एज फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, तो सुबह उठोगे तो 1 करोड़ बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया ऐसे मल्टीप्लाई करता है, जस्ट ऐसे ही हर 3 मिनट में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, तो ज़्यादा टाइम मिल जाता है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए रात में ब्रश आपने किया, सारा कुछ खाना खा लिया, टूथब्रश कर लिया, टूथब्रश करके आपने माउथ वॉश किया और सो जाइए। सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ओरल कैविटी का मतलब ओरल हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखने की वजह से बहुत सारे डिजीजेस लाइक ओरल कैंसर, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है आपके प्रैक्टिस में कि आपने ऐसा देखा हो कि वो है? एक केस है ऐसा, मैं अपनी प्रैक्टिस के शुरुआती दिनों में था, तो उस टाइम में एक बुज़ुर्ग थे, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं थे, मतलब अराउंड 70s, पर वो कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए थे, किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गए थे, और वो अपने बेटे को लेके आते थे, या किसी बेटे को, या कोई लड़का था उनके साथ जिसको दांतों में दर्द हुआ, तो उसको लेके आते थे। तो उसको लेके आते थे, उसका लॉन्ग टर्म का शायद ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो ब्रेसेस, तो उसके साथ वो आते रहते थे अपना। तो कभी कभी क्या होता था कि वो बताते थे यूं ही कि डॉक्टर साहब हमारा भी कभी अंदर यहाँ मसूरा सूज जाता है, कभी यहाँ मसूरा सूज जाता है। तो मैं उनको कहता था बैठिए, आपको भी एक बार देख लूँ, क्योंकि अब हम तो ऐसे ही खड़े खड़े देख नहीं सकते, बैठिए देखता हूँ, आपको भी देख लेता हूँ। अच्छा नहीं, हम फिर दिखाएंगे, अच्छा नहीं, हम फिर दिखाएंगे, फिर कभी दिखाएंगे, ऐसे ही होता था। तो उसके बेटे का, उनका जो था वो 1.5 साल ट्रीटमेंट चला, और उन्होंने इग्नोर किया, बहुत इग्नोर किया, कई बार इग्नोर करते रहे कि ठीक है हम दिखा लेंगे। अक्सर पूछते थे डॉक्टर साहब कुछ बता दीजिए, कोई टूथपेस्ट बता दीजिए, कुछ ये बता दीजिए। तो उनसे एक ना, अच्छा कई बार क्या होता है ना, पेशेंट जब आपके साथ रेगुलर आते हैं तो एक फैमिली टर्म बन जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है। तो वो अक्सर ये शिकायत करते थे कि आज मेरा यहाँ मसूरा सूज गया, यहाँ मसूरा सूज गया, यहाँ मसूरा सूज गया। तो ऐसे ही एक दिन ट्रीटमेंट बेटे का हो रहा था उनके, तो उन्होंने बताया कि ना मुझे थूक घोटने में परेशानी होती है। तो ठीक है भाई, तो वो अपना दूसरे डॉक्टर के यहाँ, किसी और डॉक्टर की बात बता रहे थे कि टॉन्सिल बढ़ गया या कुछ ऐसा, उन्हें ऐसा फील हो रहा था। बट ठीक है, पर फिर ऐसे ही एक दिन फिर मैंने कहा एक बार मैं भी देख लूँ। वो दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। फिर जब मैंने उनको अपने फाइनली दे एग्रीड तो फिर वो जब चेयर पे बैठे, फिर मैंने उनको देखा, एंड काफ़ी अफसोस हुआ, मतलब लिटरली आई वाज शॉक्ड कि बहुत बुरा हाल था। मतलब उनके गम्स ऑलमोस्ट सारे के सारे दांत मोबाइल हिल रहे थे, सारे गम्स सूजे हुए थे, 2-3 जगह के गम्स ऐसे थे जो अच्छे खासे, मतलब आप ये समझ लो कि एक छोटा सा मटर के दाने के बराबर इतने बड़े बड़े आपको डेवलपमेंट सिस्ट टाइप से बने हुए थे सारे तरफ, हर तरफ, पूरे मुंह में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था कि वो टूथब्रश भी नहीं करते थे, मेरे ख्याल से सालों से। तो और कई बार वो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि हाँ ठीक है, मैं तो कभी कभी थूकता भी हूँ तो खून आता है, ठीक है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत जो बेसिक मेजर हो सकते थे हमने उसको स्टार्ट किए। तो वहाँ पे जब हमने उनका एक सिस्ट था उसको बायोप्सी के लिए भेजा, तो फिर ये फाइनल रिजल्ट ये पता चला कि हाँ ये लीजन्स कैंसरस है। और कैंसर क्या होता है कि लिम्फ नोड्स में एक्सटेंड करता है, तो इनकी जो ये यहाँ की परेशानी, माउथ ओपनिंग की परेशानी, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड थी। और वो मतलब इतना सीवियरली फैलना शुरू हुआ, इतना सीवियरली फैल रहा था कि विद इन अ मंथ वो, मतलब मुझे पता चला कि ही इज़ नो मोर। तो वो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मतलब मुझे कई बार खुद लगा कि यार कि क्यों नहीं दिखाया इन्होंने, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अब हम तो हर पेशेंट को तो पकड़ के बैठा नहीं सकते। तो प्लीज़ इस चीज़ का सबको ख्याल रखना चाहिए।
बिल्कुल मुंह आपका है, सब कुछ आपका है। जिस तरीके से शरीर के बाकी हिस्से आपके हैं वैसे ही मुंह भी आपका है। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, आप इनिशियली उसको चेक करा लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। कोई भी छोटी सी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना वो एक उर्दू वाली बात कि ज़ख़म को अगर शुरुआती दौर में ही ठीक कर लें तो वो ज़ख़म रहता है, नहीं तो नासूर बन जाता है। ठीक वैसे ही है। तो आप शुरुआती दौर में ही कोई भी प्रॉब्लम हो या नहीं भी प्रॉब्लम हो तो भी 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से चेकअप कराएं। छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर देख लेगा, क्लीन कर देगा, साफ़ सफाई कर देगा, आपके हाइजीन को मेंटेन कर देगा। तो आपको आगे जाके ज़्यादा ना पैसे खर्च होंगे, ना आपके दांत ज़्यादा ख़राब होंगे। बिल्कुल सर। तो सर आप अंत में हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसे ओरल हाइजीन रूटीन बताइए जो प्रैक्टिकली वो लोग रोज़ाना फॉलो कर सकें। ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हर खाने के बाद कुल्ला करना। आप कुछ भी खाओ, कुल्ला करो। कई बार क्या होता है कि लोग जूस पीते हैं, बोलते हैं मैंने तो जूस पिया, क्यों कुल्ला करो। पर जूस में विटामिन सी होता है, ठीक है। तो आपको जूस पीने के बाद भी कुल्ला करना है, ठीक है। आपको कुल्ला करके थूकना नहीं, यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको कुल्ला करना है। कुछ भी खाएं उसके बाद आपको कुल्ला करना है। दिन में एक बार सुबह एक बार रात प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करनी है, सॉफ्ट टूथ ब्रश के साथ, ठीक है। माउथ वॉश यूज़ करना है, फ्लॉस यूज़ करना है एंड टंग क्लीनर यूज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कम से कम 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट से ज़रूर दिखाएं, क्योंकि दांत ही सबसे ज़रूरी हैं आपके खाने से लेके आपके हंसने तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अभी आपने सुना हमारा ये खास कार्यक्रम डेंटल हाइजीन एंड ओरल हेल्थ के बारे में। ऐसी और कार्यक्रम सुनने के लिए हमारे साथ स्टूडियो RLAC में जुड़े, और कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।